नेपाली क्यान्सर बिरामीको उपचार नेपालमा नै भन्ने नारासहित हामीले नेपाल क्यान्सर हस्पिटलबाट सेवा दिइआएको सर्वविदितै छ। हालसालै हामीले महिलाहरूमा हुने जननेन्द्रियको क्यान्सरको बारेमा एउटा वर्कसप आयोजना गरेको थियौँ। यस वर्कसपमा भाग लिन भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटलबाट वरिष्ठ चिकित्सकहरू आउनुभएको थियो र त्यसमध्ये महिलाहरूको जननेन्द्रियको क्यान्सरको उपचार गर्ने वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर वन्दना जैनबाट अस्पतालको बारे के अनुभव शेयर गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट ये सुनौं। नमस्ते, मैं डॉक्टर वंदना जैन हूँ। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में गायनी ऑन्कोलॉजी की हेड हूँ। आज हम नेपाल कैंसर हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट कर एक सीएमई के लिए यहाँ आए हैं, जिसमें हमने काफ़ी बातें की गायनी कैंसर्स के लिए एडवांसमेंट के बारे में। गायनी कैंसर्स होते हैं मेनली सर्विक्स का कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का, यूट्रस का कैंसर जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, अंडेदानी यानी ओवरी का कैंसर, वल्वा और विजाइना यानी जो औरत के बाहर के अंग होते हैं उन जगहों का कैंसर। तो ये सारे कैंसर्स हमारे फीमेल्स को कॉमनली अफेक्ट करते हैं और उनमें डेली हर साल नई एडवांसेस होती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं जिससे हम पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे हमने काफ़ी डिस्कशन की, अलग-अलग स्पेशलिटी के सारे डॉक्टर्स आए हुए थे एंड वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन जिसमें हमने डिफरेंट कैंसर्स में जो नई टेक्निक्स आई हैं, नई इम्प्रूवमेंट्स हो रही है सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन किया। So, Nepal Cancer Hospital, under the guidance of Dr. Sudeep, has grown exponentially and it is doing a fabulous work. बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा है। पहले मरीजों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे नेपाल में ट्रीटमेंट के लिए कैंसर की, तो मोस्टली वो फ्लाई करके इंडिया में आते थे। राजीव गांधी कैंसर मेन एक हॉल्ट होता था उनका, या टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे, कोकिलाबेन, ये मेन हॉस्पिटल्स है जहाँ पेशेंट्स यहाँ से जाते थे। बट हर पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता है ऐसे ट्रीटमेंट, और दूसरा जाने में दिक्कत भी होती है, इतना दूर जाने में। आप अपने घर के पास ट्रीट हो रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स वो बेटर रहता है, आपके घर वाले आपके साथ होते हैं, मोरल सपोर्ट होता है, फाइनेंसेस बेटर होते हैं, so it's always better. So they have done a great job, Dr. Sudeep and their team. So they have brought the same treatment all the way from India to Nepal and इससे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत फायदा हुआ है। यहाँ पर हर टाइप की आधुनिक ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सब हो ही रही है। सर्जिकल एक्सपर्टीज भी पूरा है, सारे सर्जन्स यहाँ पे ट्रेंड हैं अच्छी सर्जरीज करने के लिए, और सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन गायनी कैंसर्स के बारे में और उनके कॉमन सिम्टम्स के बारे में। औरतों में जो कॉमन कैंसर्स, गायनी रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, वो होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और अंडेदानी का कैंसर। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर काफी कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज में। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, और इसके लिए काफी अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। पर क्योंकि हमारे पेशेंट्स को रूटीन में इंफॉर्मेशन नहीं होती है ज्यादा, तो दे डोंट यूज दो स्क्रीनिंग टेस्ट। पैप स्मीयर हो गया, एचपीवी टेस्टिंग हो गई, ये बहुत अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो आपको यूजुअली आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो भी सेक्सुअली एक्सपोज्ड है उसमें। तो अगर आप ढंग से अपने आप को स्क्रीन कराएंगे तो सर्वाइकल कैंसर का बहुत ही शुरुआती स्टेज में, इवन जब कैंसर बनना भी शुरू नहीं हुआ है, उसके प्री कैंसर की स्टेज में भी ये डिटेक्ट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर्वाइकल कैंसर के बारे में है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो कई बार शुरुआती कैंसर में आते भी नहीं है। सिम्टम हो सकते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, डिस्चार्ज होना, हस्बैंड से इंटरकोर्स पे ब्लीडिंग होना। ये सिम्टम्स कई बार इनिशियल स्टेजेस में आते ही नहीं है, और जब पेशेंट को सिम्टम्स होने शुरू होते हैं तो वो ऑलरेडी एडवांस हो जाता है और तब हम सर्जरी नहीं कर पाते हैं पेशेंट की। तब ओनली ऑप्शन इज रेडिएशन और कीमो, एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है सर्वाइवल विद ट्रीटमेंट कम हो जाता है। तो हमारा एम है स्क्रीनिंग का कि हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करें। सो प्लीज, और स्क्रीनिंग का तभी फायदा है जब आपको सिम्टम्स नहीं है। वंस यू हैव सिम्टम्स इट मींस यू ऑलमोस्ट हैव द डिजीज। तो हर यंग लेडी को आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज जो सेक्सुअली एक्सपोज हो चुके हैं, दे शुड रेगुलरली गो फॉर दिस स्क्रीनिंग टेस्ट, सो दैट हम जल्दी पता लगा पाए कि उनको कैंसर तो नहीं बन रहा है और उसका टाइमली इलाज कर सके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इज वैक्सीन।
सर्वाइकल कैंसर की बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो कि इस कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। मोस्ट कॉमन नैनोवेलेंट वैक्सीन होती हैं, जिसमें 9 सीरोटाइप्स कवर्ड होते हैं इस वायरस के। ये वैक्सीन यूजुअली सेक्सुअल डेब्यू यानी वंस यू आर सेक्सुअली एक्टिव, डेब्यू से पहले देने का ही फायदा है। सो 9 टू 12 इयर्स एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना। गर्ल्स को करना बहुत ज़रूरी है। बॉयज़ को भी कर सकें, अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। सो बिफोर 14 इयर्स ऑफ एज अगर आप वैक्सीन दे देते हैं अपनी बेटी को, तो बहुत अच्छे टाइटर्स बनते हैं, बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है। तो यूजुअली पहले 2 डोजेस कहते थे, अब डेटा आ गया है कि 1 डोज भी बहुत है वैक्सीन की। 14 साल के बाद देंगे, तो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा हल्का होता जाता है, जैसे-जैसे एज बढ़ती है। तो उस केस में इनिशियली रिकमेंडेशन वो 3 डोजेस, लेकिन अब नए डेटा के साथ 2 डोज से काम चल जाएगा। सो 14 से पहले 1 डोज और 14 के बाद 2 डोज देनी पड़ेंगी 6 महीने के इंटरवल पे। ये वैक्सीन ऑलमोस्ट 70 टू 80% प्रोटेक्शन आपको बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से दे देगी। इवन आफ्टर दैट स्क्रीनिंग तो कराना ही है, क्योंकि 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करते हैं अपने यंग गर्ल्स को, स्पेशली बॉयज को भी कर सकते हैं, उससे और फायदा होगा। और हम टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग भी करते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा। अब आते हैं यूट्रस के कैंसर पे। जो यूट्रस का कैंसर होता है, वो यूजुअली ओल्ड एज में होता है, बट आजकल यंग फीमेल्स में भी आने लग गया है। डेवलपिंग कंट्रीज में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है, और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें यूट्राइन कैंसर ज्यादा होता है। मोटे लोगों में, जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, बच्चा नहीं हुआ, इनफर्टिलिटी है, या आप बच्चा होना डिले कर रहे हैं अपना, उनमें, या सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें बच्चेदानी का कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जब भी ये कैंसर वैसे अच्छे कैंसरों में आता है, इसके लिए बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है, और इसके लिए इनफैक्ट ज़रूरत भी नहीं है हमें स्क्रीनिंग टेस्ट की। क्यों? क्योंकि इसमें यूजुअली पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है, जब बीमारी शुरुआती ही होती है तभी। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको बहुत सालों से, कुछ सालों से 2-3 साल से पीरियड बंद है, 10 साल से पीरियड बंद है और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। या इवन इन यंग फीमेल्स, स्पेशली जो मोटी हैं, उनको पीसीओडी है, उन पेशेंट्स में भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो उनमें अगर आपके इर्रेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं, कभी भी ब्लीडिंग हो गई, या पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो गई 15 दिन पे, या पीरियड्स हेवी होने लग गए हैं रिसेंटली, तो इन केसेस में आपका थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि आपको हो सकता है कैंसर, क्योंकि आप में रिस्क फैक्टर है, आप मोटे हैं, आप पीसीओडी के पेशेंट हैं, चाहे आप यंग हैं। हमने देखा है हमारे यहाँ 30-30 की ईयर में भी, ईयर एज ऑफ 30 इयर्स की पेशेंट्स में भी ये कैंसर आने लग गया आजकल, जो पहले 50-60 में हुआ करता था। तो ये नहीं सोचना कि मैं तो यंग हूँ, मुझे कैंसर नहीं हो सकता है। तो आपको कोई भी एब्नॉर्मल सिम्पटम है, प्लीज गो एंड गेट चेक्ड अप। एंड कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स के लिए गो टू अ कैंसर हॉस्पिटल, बेसिकली इट विल बी बेटर। लाइक नेपाल कैंसर हॉस्पिटल इज अ वेरी गुड कैंसर हॉस्पिटल इन नेपाल। सो फॉर इनिशियल इवैल्यूएशन, फॉर आप सीधा इधर उधर घूमने के बजाय सीधा ही आप, अगर आपके सिम्टम्स एब्नॉर्मल लग रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू अ कैंसर हॉस्पिटल, सो दैट आपका टाइम नहीं वेस्ट होएगा, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होंगी, एंड आपकी बेसिकली सही डायग्नोसिस बन जाएगी और टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा सबसे लीथल कैंसर जो है हमारे फीमेल्स में, वो है ओवरी का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर। बहुत ही खराब कैंसर है। क्यों? एक तो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है, रूटीन में CA 125 कराए जाने का कोई फायदा नहीं है, अल्ट्रासाउंड रूटीन कराए जाओगे हर साल, कोई पिकअप होने का कोई गारंटी नहीं है कि आपका अर्ली स्टेज में कैंसर पिकअप हो जाएगा। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें, बहुत ट्रायल्स हुए हैं जिसमें पाया गया है कि स्क्रीनिंग कराने का कोई फायदा नहीं है ओवरी के कैंसर में। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है सिम्पटम्स में, क्योंकि सिम्पटम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। आपको गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्पटम्स होते हैं, पेट फूलने लग रहा है, कई महीनों से गैस बहुत रह रही है और कब्जी होने लग गई है। नॉर्मली आदमी जाता है जनरल फिजिशियन के पास, या कहीं जाता है, वो एंटासिड लिख देते हैं, पेंटोसिड ले लो, अनीमा लगवा लो, क्रीमाफिन सिरप पी लो। तो उससे क्या होता है, आपका ये कैंसर इग्नोर हो सकता है, और यूजुअली ये जब डायग्नोज होता है ना, ऑलरेडी 3rd या 4th स्टेज हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रीसेंट ऑनसेट ये सिम्पटम्स हैं कि आपको 5-6 महीने से ऐसे गैस बनने लगी है, कब्जी रहने लग गई है, तो आपके चांसेस कैंसर होने के ज़्यादा हैं। अगर आपको सालों से, लाइक कईयों को गैस-वैस सालों से रहती है, तो चांसेस कम है। तो अपना सस्पिशन का इंडेक्स देखना है कि कितना सस्पिशियस सिम्पटम है आपका। अगर आपको थोड़ा-सा भी लग रहा है कि रीसेंट ऑनसेट है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है काफ़ी, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में काफ़ी बॉदर हो रहे हो आप, देन प्लीज़ गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी यूरिन का बार-बार प्रेशर बनना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है ओवरी के कैंसर का।
बहुत सारे पेशेंट्स की जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना ओपीडी में जो आते हैं हमारे पास अंडेदानी के कैंसर में, उनमें एक क्लासिकल ट्रायड होता है सिम्पटम्स का, यानी पेट में दर्द होना और डिस्टेंशन, ब्लॉटिंग होना एंड साथ में आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होना। तो ये सिम्पटम अगर आपको हैं और बहुत रीसेंट हैं, 5-6 महीने से हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, मतलब हफ्ते में 2-3 बार हो रहे हैं, महीने में 4-5 बार, 6-7 बार हो रहे हैं, तो प्लीज़ गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप। अब टेस्ट क्या होते हैं हमारे कॉमन गायनी कैंसर्स में? सर्वाइकल कैंसर में तो एक बार अगर स्क्रीनिंग की आपने वो आपकी छूट गई है ट्रेन, आप एक बार बन गया है कैंसर आपका, तो हमें बायोप्सी लेके कंफर्म करना पड़ता है। इसी तरह एंडोमेट्रियल कैंसर को भी बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ता है। उसके बाद हम इमेजिंग कराते हैं एमआरआई के फॉर्म में या पेट सीटी के फॉर्म में, देखने के लिए कि कितना स्प्रेड हुआ है कैंसर, कि अभी हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर एक कैंसर शुरुआती है तो ऑपरेशन बेस्ट होता है, अगर किसी कैंसर का हो सकता है तो, गायनी कैंसर्स में। और ऑपरेशन के बाद डिपेंडिंग अपॉन जो बायोप्सी की पूरी रिपोर्ट आती है, उसके बाद हमें एडिशनल रेडिएशन या कीमो भी देना पड़ सकता है। आगे आते हैं अंडेदानी के कैंसर पे, उसकी डायग्नोसिस के लिए यूजुअली ऐसे बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीटी स्कैन या पेट सीटी कराते हैं, उससे ये देखते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है कैंसर। तो सीए 125 का बढ़ना और साथ में पेट में पानी होना, ओल्ड एज होना, साथ में जो पेट सीटी या सीटी में डिज़ीज़ इधर-उधर आपका फैला होगा, अंडेदानी में गाँठ होएगी, वो यूजुअली कन्फर्म कर देता है कि आपको अंडेदानी का कैंसर है। उसके बाद अगर वो लिमिटेड है, ऑपरेबल है, तो हम ऑपरेशन करते हैं और उसमें यूजुअली 6 साइकिल कीमो की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो बहुत फैला हुआ है, तो हमें बायोप्सी करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, फिर हम पहले कीमो देते हैं, फिर हम ऑपरेशन करते हैं जब थोड़ी बीमारी कम हो जाती है। इसके बाद भी कैंसर तो कैंसर होता है। अच्छा अच्छा नहीं होता है कैंसर, बुरा होता है, वो बात है। लेकिन ये नहीं समझना है कि आपको अब कैंसर हो गया तो बस अब सारी ज़िंदगी अब खत्म है, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ़ काफ़ी अच्छी जा सकती है अगर आप टाइमली ट्रीट हो जाते हैं, आप अपना इलाज डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसे करते हैं, आप पूरा फ़ॉलो करते हैं एडवाइस को डॉक्टर के, ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ नहीं देते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स ये समझना है कि टाइम टू टाइम चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर कितना अर्ली हो, कितना अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ हो, वापस आ सकता है। तो उसके लिए हमें वन्स यू आर ट्रीटेड, आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर के कहने पे जैसे-जैसे आपका कैंसर स्पेशलिस्ट, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बोलेगा, आपको फ़ॉलो-अप्स के लिए आना पड़ेगा। फ़ॉलो-अप का एम है कि हम कोई रिकरेंस अगर होती है, तो उसको जल्दी डिटेक्ट कर लें। उसके बाद भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। रिसर्च चलती रहती है, इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। डॉक्टर्स रिसर्च करते रहते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं, नए मॉलिक्यूल्स के लिए, नए ड्रग्स के लिए, जिससे कि आपका सर्वाइवल इवन इफ आपको बीमारी वापस आ जाती है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाता है। उसी के बारे में आज हम यहाँ आए थे। हमने यहाँ बैठ के पूरी वार्तालाप की, डिस्कशन किया, सारा आपस में एक्सचेंज किया इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम अपने पेशेंट्स की बेटर ट्रीटमेंट कर सकें और उनके सर्वाइवल्स को इम्प्रूव कर सकें। Thank you, Dr. Vandana Jain, for your encouraging words. We'll definitely like to collaborate with you further.